Good morning, dear student. 8th class, chapter 3rd, History, ruling the countryside. After battle, अब जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन है वो कंट्री साइड में रूलिंग सिस्टम के बारे में बता रहे हैं हम. ठीक है, तो उन्होंने कंट्री साइड में कैसे जो एक रिवेन्यू सेटलमेंट है उसको कितना हार्ड और कितना प्रॉब्लम क्रिएट किया उन्होंने. ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर एक पिक्चर दी गई है, आपको बता देता हूँ. ये पिक्चर है थॉमस मुनरो, जिन्होंने रयतवाड़ी सिस्टम बनाया था. विच सिस्टम वॉज डेवलप्ड एंड एक्सपेंडेड ऑल ओवर द साउथर्न इंडिया बाय हिम तो यही है, थॉमस मुनरो. ओके, और जो सिस्टम था वो था रयतवाड़ी सिस्टम, ये वाला नंबर 3. ओके, फॉर हाउ लॉन्ग दिस सिस्टम वाज ऑपरेटेड. तो ये सिस्टम चला था 20 to 40 ईयर्स. ओके, हु वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द प्रायोरिटर ऑफ द लैंड अंडर दिस सेटलमेंट. तो सिंपल सी है. अब ये सेटलमेंट किसके अंडर में होगा? गवर्नमेंट. और प्रायोरिटर किसको बनाए जाएंगे? ज़मींदार एंड गवर्नमेंट को. ओके, आंसर कंप्लीट. चलते हैं लेसन में. टिल द 18th century देयर वाज ए स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिटवीन एग्रीकल्चर एंड कॉटेज इंडस्ट्री. क्योंकि 19th और 1870 किसी भी सेंचुरी की बात हो, हमेशा हमारा रिलेशन है वो एग्रीकल्चर और कॉटेज इंडस्ट्री का बेस्ट रहा है. कॉटेज इंडस्ट्री मीन्स यानी हैंडमेड, जो हैंडमेड होती है ना, जो हाथों से बनाई जाती है चीज़ें, उन्हें कॉटेज इंडस्ट्री कहा जाता है. इसका बेस्ट स्ट्रॉन्ग रिलेशन रहा हमेशा. इंडिया वॉज नॉट ओनली अहेड इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर देन मोस्ट अदर कंट्रीज, बट इज़ ऑल्सो प्रोमिनेंट पैलेस इन द वर्ल्ड इन द फील्ड ऑफ हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्शन. एब्सोल्युटली, क्योंकि एग्रीकल्चर में इंडिया टॉप नहीं है, हैंडीक्राफ्ट जो प्रोडक्शन है उसमें भी इंडिया पूरे वर्ल्ड में फेमस है. ओके, तो कॉलोनियल पॉलिटिकल persuaded by the British in economic sphere brought about widespread changes in the field of land revenue system. अब वो अपना जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो वाइडस्प्रेड चेंजेस, उसमें चेंजेस करने के लिए उन्होंने कुछ रिवेन्यू सिस्टम बनाए एग्रीकल्चर में. ट्रेड और इंडस्ट्री डेवलपमेंट के अंदर रिवेन्यू सिस्टम बनाया उन्होंने कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया से रिवेन्यू कलेक्ट कर सकें. ओके, और इस जो पॉलिसीज़ थी उसे डिज़ाइन करने के लिए उन्होंने इंडिया के कॉलोनियल स्टेट को चुना. ओके, द सिस्टम ऑफ रिवेन्यू कलेक्शन. तो सिंपल सी बात है, आपको बता देता हूँ मैं. एग्रीकल्चर और जो कॉटेज इंडस्ट्री है उसके अंदर, जो एग्रीकल्चर ट्रेड और इंडस्ट्रीज़ के अंदर ब्रिटिश एम्पायर ने रिवेन्यू कलेक्ट करने के लिए सिस्टम बनाए. ठीक है, वो सिस्टम थे माहलवाड़ी, रयतवाड़ी और परमानेंट सेटलमेंट. ओके, तो ये पढ़ेंगे हम. व्हेन द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज ग्रांटेड द दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा इन 1765 ऑफ द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद. क्योंकि यहाँ पे ये अंदर छुप गया पेज, क्योंकि 1765 है जो आपको पता होगा. इलाहाबाद ट्रीटी हुई थी 12 अगस्त. ओके, 12 अगस्त 1765 में इलाहाबाद ट्रीटी. और इसी के साथ कंपनी को दीवानी मिली थी बंगाल की, बिहार की एंड उड़ीसा की. और इसका मतलब यही था, द कंसर्न कंपनी द एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया वॉज कलेक्ट मच रिवेन्यू एज पॉसिबल. यानी कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को यही था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रिवेन्यू कलेक्ट कर सके. द एफर्ट वाज इंक्रीज द रिवेन्यू एज मच एज इट कुड एंड बाय फाइन कॉटन एंड सिल्क क्लॉथ चीपली एज पॉसिबल. और इसी एफर्ट को, रिवेन्यू को ज़्यादा इंक्रीज करने के लिए उन्होंने जो फाइन कॉटन और सिल्क क्लॉथ थे, चीपली एज पॉसिबल, उनको सस्ते में ख़रीदना शुरू किया.
ठीक है। विद इन 5 years द वैल्यू ऑफ गुड्स अबाउट द कंपनी इन बंगाल डबल बिफोर 1765। जो 1765 में से पहले जितनी थी उतनी 1765 के बाद डबल हो गई, क्योंकि उनका जो हमारा जो फाइन कॉटन था वो बहुत महंगा था, सिल्क था वो भी बहुत महंगा था, इसे ब्रिटिश ने चीप कर दिया, सस्ता कर दिया और उसे खुद ने खरीद लिया। द कंपनी हैड द परचेज गुड इन इंडिया बाय इम्पोर्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर। और इंडिया में वो गोल्ड एंड सिल्वर की इम्पोर्टिंग करने लगे फ्रॉम द ब्रिटेन से। और रिवेन्यू कलेक्टर द बंगाल कुड फाइनेंस द परचेज ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्ट। और बंगाल से फाइनेंस के लिए परचेज करने लगे गुड्स की एक्सपोर्टिंग के रूप में, ठीक है। जो खुद की ब्रिटेन में जो सस्ती थी वो तो महंगी करके इंडिया में बेचने लगे, और इंडिया की जो सस्ती चीज़ें थी, महंगी चीज़ें थी, उनको इंडिया में सस्ती खरीद के ब्रिटेन में महंगा करके बेचने लगे। तो दोनों तरफ से उनको बेनिफिट और प्रॉफिट दोनों मिल रहा था। द फर्स्ट रिवेन्यू इंट्रोड्यूस द ब्रिटिश कैम इन द फ्रॉम ऑफ द इजारेदारी सिस्टम। और सबसे पहले उन्होंने रिवेन्यू सिस्टम के लिए इजारेदारी सिस्टम बनाया। इट वाज फॉलोड द 3 other types of land revenue settlement introduced during the later half of 18th century the 19th century। और लैंड रिवेन्यू सेटलमेंट के लिए उन्होंने 3 यानी 18th जो सेंचुरी थी उसके हाफ में ही से पहले हाफ सेंचुरी में ही उन्होंने रिवेन्यू सेटलमेंट बनाए। उन्हें these were called the permanent settlement, रायतवाड़ी सेटलमेंट, मालवाड़ी सेटलमेंट। ओके, तो परमानेंट तो सेटलमेंट थे, रैयतवाड़ी एक सिस्टम था, मालवाड़ी भी सिस्टम था, ठीक है। उनके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ते हैं। फर्स्ट, परमानेंट सेटलमेंट 1793। द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ द जमींदारी बैंडबस्ट was introduced by Lord Cornwallis in Bengal in 1793। ओके, तो परमानेंट सेटलमेंट वो स्टार्टेड हुआ था 1793 में, जिसे बंदोबस्त कहा गया, ज़मींदारी बंदोबस्त, और इसे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्टार्टेड किया था इन बंगाल में। अकॉर्डिंग टू इट द जमींदार वॉज द मेड द ऑनर ऑफ द होल लैंड इन देयर जमींदारीज as long as they paid their dues to the state and work as the agent of the government in collecting the land revenue। सिंपल सी बात है, ज़मींदार को ऑनर दिया गया होल लैंड इन देयर जमींदार, यानी जितनी भी विलेज एंड स्टेट की जो ज़मीनें थी लैंड्स की, उन पे रिवेन्यू कलेक्ट करने का। ओके, और जितना भी था वो सब गवर्नमेंट को देने के लिए। ओके, कलेक्टिव इसको हम रिवेन्यू कलेक्टर भी कह सकते हैं, ठीक है। ऑफिसर थे ये ज़मींदार। द मेन फीचर ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट, अब इसके मेन फीचर क्या थे, उनके बीच में क्या कंडीशन थी वो देखते। द अमाउंट ऑफ द रिवेन्यू दैट द ज़मींदार हैड टू पे दैट कंपनी वॉज फर्मली फिक्स्ड एंड वुड नॉट बी द राइज्ड अंडर एनी सर्कमस्टेंस। जो रिवेन्यू जो अमाउंट था ज़मींदार को पे करना ही पड़ता कंपनी को, ये फिक्स था, और वो किसी प्रकार से मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं कर सकता था, मतलब कंपनी के अगेंस्ट नहीं बोल सकता था। द रेवेन्यू वाज फिक्स्ड एट 89% फॉर द कंपनी, और कंपनी ने 89% रेवेन्यू फिक्स किया, लीविंग द रेस्ट टू द ज़मींदारी। अगर वो नहीं दे पाएगा तो वो अपनी ज़मींदारी से रेस्ट हो जाएगा, यानी कि उसे फायर कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। अब ज़मींदारी के लिए प्रॉब्लम्स क्या थे? सो द परमानेंट सेटलमेंट हाउएवर क्रिएट द प्रॉब्लम। तो उन्होंने क्या क्रिएट की प्रॉब्लम? द कंपनी ऑफिशियल सून डिस्कवर्ड दैट द जमींदार वर इन फैक्ट, और कंपनी के ऑफिशियल ने डिस्कवर किया कि ज़मींदार जो थे नॉट इन्वेस्ट द इम्प्रूवमेंट ऑफ लैंड,
वो किसी प्रकार का इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे इम्प्रूवमेंट ऑफ लैंड, ज़मीन के इम्प्रूवमेंट के लिए। द रेवेन्यू हैड दैट बीन फिक्स्ड वॉज सो हाई, और जो रेवेन्यू था वो फिक्स था और हाई था ज़मींदारों के लिए। फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू पे, और ज़मींदारों के लिए इस रेवेन्यू को पे करना डिफ़िकल्ट हो गया था। एनी वन हु फेल टू पे द रेवेन्यू लॉस्ट हीज ज़मींदारी। सिंपल सी बात है, जो भी ज़मींदार अगर रेवेन्यू सही टाइम पे डिपॉजिट नहीं कर पाया तो उसकी ज़मींदारी से उसे फायर या उसे लॉस्ट कर दिया जाता था, हटा दी जाता था। द पीजेंट हैड टू पे द रेवेन्यू इवन, ओके।